हेलो दोस्तों, मैं अरविंद अपने चैनल जीके विथ अरविंद में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि टाइटल और थंबनेल में देख रहे होंगे कि 2016 वाले कैंडिडेट का क्या होगा, पास होंगे या फेल होंगे। और मैंने ये भी कहा है कि मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूं ट्रेन की, जिस कहानी के ज़रिए मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा कि 2016 वाले कैंडिडेट की स्थिति क्या है और उनके साथ क्या हो सकता है। और साथ में मैंने एक चैलेंज भी दिया है कि अगर हिम्मत है तो तर्कों के साथ मेरे तर्क को काट के दिखाए। कोई भी वाकई में सही तरीके से मेरे तर्कों को अगर काट के दिखाएगा, लेकिन कोई आपको उसमें थेथोलॉजी नहीं होना चाहिए, किसी तरह का बब्जेटी या बदतमीजी नहीं चलेगा। यदि सच में कोई ऐसा करता है और मुझे संतुष्ट कर देता है तो वाकई में मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। आप एक बार पूरा वीडियो देख लीजिए, सुन लीजिए और उसके बाद ही डिसाइड कीजिएगा। यदि आप नहीं काट पाए और आप सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है मेरे तर्कों से, मेरे बातों से सहमत है, तो इस बात पे एक लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब तो बनता है। तो इसलिए बिना लाइक किए, बिना सब्सक्राइब किए जाना मत। लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। वैसे पूरा सुनिएगा अंत तक, अगर मज़ा ना आए तो पूरे पैसे वापस। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिहार एसएससी का फॉर्म 2014 में आया था, और तब उसके बाद कुछ अपर एज वाले, जो अधिक उम्र वाले थे, जो फॉर्म नहीं भर पाए थे, आवेदन नहीं कर पाए थे, वे हाई कोर्ट चले गए थे। तो हाई कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया था और 2016 में स्पेशल उनके लिए खोला गया था, वैकेंसी रीओपन हुआ था, जो अधिक उम्र वाले थे, और उनको एज रिलैक्सेशन दिया गया और सिर्फ उन्हीं को फॉर्म भरना था। बाकी और कोई फॉर्म नहीं भर सकता था। इसलिए वह व्यक्ति फॉर्म नहीं भर सकते हैं जिनको उम्र को लेकर, एज को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं था। अगर वो 2014 में नहीं भर पाए थे तो फिर भी उनको 2016 में नहीं भरना था। उसके बाद 2018 में पीटी हुआ, फिर 2020 में मेंस हुआ, उसके बाद आपको फिजिकल टाइपिंग वगैरह हुआ, फिर से ये जो 1218 स्टूडेंट छूट गए थे उनका किस्सा हुआ। तो इतना ये सब तो पता ही है और अभी हम लोग देख ही रहे हैं। अभी हाल में ही वो 1218 वाले का टाइपिंग फिजिकल और जो फॉरेस्ट गार्ड है उसका आपको डेट दे दिया है। और इसके बाद जैसा कि उम्मीद है कि बहुत जल्द काउंसलिंग का लिस्ट जारी हो जाएगा, उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड है। ये कहानी के ज़रिए समझाना चाहूँगा कि 2016 वाले स्टूडेंट का क्या होगा। वो फेल होंगे, पास होंगे, उनको आयोग योग्य घोषित करेगा या अयोग्य घोषित करेगा। तो मैं इस बात को एक कहानी के ज़रिए समझाना चाहूँगा। गौर से सुनिएगा, उसके बाद फिर सोचिएगा, बताइएगा। लेकिन उससे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं किसी के भी पर्सनली ख़िलाफ़ नहीं हूँ, चाहे वो 2016 वाले हों। मुझे उनसे व्यक्तिगत द्वेष, घृणा नहीं है, न ही उनसे हमारी दुश्मनी है। वह हमारे भाई बहन की तरह ही है, साथी है। भले उनको यह सुनने में अच्छा नहीं लग रहा होगा, थोड़ा कष्टपूर्ण लग सकता है मेरा बात, लेकिन मैं अपने बात को तर्कों के साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ। और इसमें कहीं भी आपको लगता है कि नहीं मैंने गलत बोला है तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। मैं किसी भी तरह बेसिर पैर तरीके से वो आपके ख़िलाफ़ मैं कुछ नहीं बोलने जा रहा हूँ जिसमें कोई तर्क ना हो, कोई दम ना हो। मैं अपने बात को सिंपल तर्कों से प्रस्तुत कर रहा हूँ कि आप योग्य हैं या नहीं योग्य हैं, आपको जॉब मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए 2016 वाले। इसको मैं एक सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप में या किसी जो भी देख रहे हैं उनमें थोड़ी भी बुद्धि है, थोड़ा भी दिमाग है, और अगर आप ब्रिलियंट है तो कोई बात ही नहीं है, तो बिल्कुल आप इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं जो मैं कहने जा रहा हूँ। और अंत में आप मेरे बात से सहमत भी होंगे और आप भी कहेंगे मन ही मन कि हाँ भाई, बात तो बिल्कुल सही है, कहीं से भी काटने लायक नहीं है। तो चलिए मैं एक ट्रेन से सफ़र का उदाहरण दे के मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 2016 वाले का क्या होगा, नहीं होगा। तो हम मान लेते हैं कि पटना से दिल्ली तक जाने वाली एक गरीब रथ एसी ट्रेन है। यहाँ पर ट्रेन से मतलब है कि 2014 में बिहार एसएससी का जो इंटर स्तरीय का जो वैकेंसी आया था वो है।
उस ट्रेन में सभी यात्री ने पहले से अपना तय समय में रिजर्वेशन करवा लिया था और अपना सीट बुक करवा लिए थे, और जो उस समय एलिजिबल थे 2014 में, और जो ऐसे एलिजिबल थे 2014 में, उन्होंने अपना सही टाइम पे फॉर्म भर दिया और जो भी क्राइटेरिया था उसको उन्होंने फुलफ़िल कर दिया। अब जब बात आई ट्रेन चलाने की, तो कुछ यात्रियों ने हंगामा शुरू कर दिया जो प्लेटफॉर्म पे थे। तो आनन फानन में गार्ड और ड्राइवर को ट्रेन रोकना पड़ गया उच्च अधिकारियों के निर्देश पे, स्टेशन मास्टर जो होंगे उनके निर्देश पे। तो यहाँ पे उच्च अधिकारियों का मेरा मतलब है हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट जो है वो स्टे लगा देती है एग्ज़ाम पे कि अभी आप एग्ज़ाम नहीं ले सकते हैं, अभी पहले हम इस मामले का जांच करेंगे। और फिर उन्होंने बाद में आदेश दे दिया कि 2016 में उस वैकेंसी को रीओपन किया जाए। 2016 तक उन्होंने स्टे लगा दिया था। अब यह ट्रेन के यात्री हंगामा करने लगे कि भाई हमें ट्रेन पे चढ़ना है, हमारे पास रिजर्वेशन सीट भले नहीं है लेकिन हमने वेटिंग टिकट लिया है, जिसमें हमने बराबर पैसा दिया है, उतना ही दिया है जितना रिजर्वेशन करवाने वाले ने दिया है। लेकिन एसी बोगी में तो वेटिंग टिकट पे चढ़ने नहीं दिया जाता है। तो फिर यात्रियों ने कहा कि भाई हमारे पास यही लास्ट ट्रेन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। गलती आपकी है कि इतने देर से हम स्टेशन पे वेट कर रहे हैं, कोई भी ट्रेन है नहीं, ऑप्शन नहीं है, इसलिए लास्ट ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया है और ये अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी और मौत का सवाल है। ये आखिरी ट्रेन है जिसके द्वारा हम अपने घर पे या डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं। तो क्योंकि गलती आपकी है और आपने पहले भी ट्रेन वगैरह नहीं चलाया, तो इस वजह से हम यहाँ अटके रहे इतने टाइम तक। तो इस वजह से हमें इस ट्रेन में चढ़ने दिया जाए। हम सीट की मांग नहीं कर रहे हैं, पर हमारे पास टिकट है, एटलीस्ट हम खड़े खड़े भी इस ट्रेन में जा सकते हैं अपने जगह पे। अब यहाँ पे ये समझने की बात है कि जो हंगामा कर रहे हैं यात्रियों का मतलब है मेरा वो कैंडिडेट जिनका उम्र अधिक हो चुका था और वो हाई कोर्ट चले गए थे और वहाँ से स्टे आ गया था, और उनका शायद तर्क था कि बहुत लेट वैकेंसी हो गया है, इस वजह से उनका उम्र एक्सपायर कर गया है, इसलिए उनको मौका दिया जाए इस वैकेंसी में। यहाँ तक बात समझ गए। अब चलते हैं आगे कि स्टेशन मास्टर और उच्च अधिकारियों ने यात्रियों की सारी बात सुनने के बाद यह महसूस किया कि वाकई में उनसे गलती तो हुई है, चूक तो हो गई है। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि ठीक है, आप वेटिंग टिकट के साथ आप ट्रेन पे चढ़ सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी निर्णय दिया, साथ में ये शर्त लगा दिया कि वही यात्री यात्रा कर सकते हैं जिनके पास इस ट्रेन का वेटिंग टिकट है। बाकी कोई अन्य यात्री इसमें नहीं चढ़ सकता है जिसके पास वेटिंग टिकट नहीं है। जिसके पास साधारण बोगी का टिकट है, जनरल ट्रेन का या किसी अन्य ट्रेन का टिकट हो, भले वो एसी का ही क्यों ना हो, वह इस ट्रेन पे नहीं चढ़ सकता है। और ज़बरदस्ती अगर वो चढ़ता है तो उसको बीच रास्ते में टीसी भी उनका टिकट नहीं बना सकते हैं, उन पर जुर्माना भी लग सकता है और उनको बीच रास्ते में उतरना पड़ेगा। अब देखिए, इस बात को हम 2014 के वैकेंसी पे अप्लाई करते हैं, यानी कि जो हाई कोर्ट है इन अभ्यर्थियों की बात सुनने के बाद उन्होंने माना कि भाई गलती तो हुई है, चूक हुई है, क्योंकि फॉर्म काफ़ी लेट आया है। तो इस तरह से अगर एज एक्सपायर कर रहा है तो इसमें कैंडिडेट का गलती नहीं है। आखिर 10-10 साल तक अगर कोई वैकेंसी नहीं आए, 5-5 साल तक नहीं आए, तो फिर कहाँ जाएगा ये स्टूडेंट। तो हाई कोर्ट ने जो भी आधार रहा हो उस पर उन्होंने मौका दिया कि अब 2016 में फिर से फॉर्म रीओपन कीजिए और जो भी अधिक उम्र वाले में हैं उनको कम से कम फॉर्म भरने का, अप्लाई करने का मौका दीजिए। इनके अलावा जिनका उम्र एज प्रॉब्लम नहीं है, जिनका अधिक उम्र नहीं है, उनके अलावा और कोई व्यक्ति, कोई भी कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर सकता है। ये स्पष्ट और क्लियर हाई कोर्ट के निर्णय में कहा गया है। अब देखिए कैसे यहाँ पे आगे कहानी बढ़ता है कि जैसे ट्रेन में जब अधिकारियों ने निर्देश दे दिया कि भाई वही आदमी चढ़ सकते हैं जिनका वेटिंग वाला टिकट है, बाकी और कोई नहीं,
तो यहाँ पे समस्या क्या होता है, एक बहुत बड़ा चूक होता है इन अधिकारियों से ही कि कम समय होने के कारण, कम अनुभव होने के कारण और कम तकनीकी कार्यकुशलता यानी टेक्निकल एक्सपर्टीज होने के कारण ये टीसी और जीआरपी जो हैं वो यह सुनिश्चित नहीं कर पाए कि वही लोग केवल ट्रेन में चढ़े जिनके पास उस गरीब रथ में एसी टिकट वेटिंग वाला हो। बाकी लोग जो जनरल टिकट है या जिनके पास टिकट नहीं है वो बिल्कुल इस ट्रेन में ना चढ़े, क्योंकि बाद में समस्या तो उनको भी होगी टिकट चेक करने में और इनको भी प्रॉब्लम होगा। लेकिन ऐसे यात्री भी चढ़ गए जिनके पास टिकट था ही नहीं या कोई और ट्रेन का टिकट था, यानी कि वो उनके पास वैलिड टिकट था ही नहीं, वो भीड़ में जैसे तैसे अपना चढ़ गए। अब इसको मिलाते हैं, अप्लाई करते हैं वैकेंसी पे कि यहाँ पे आयोग से बहुत बड़ी एक गलती होती है, एक चूक होती है कि आपको अगर जब बोला गया हाई कोर्ट के द्वारा कि अधिक उम्र वाले जो कैंडिडेट हैं वही अप्लाई करेंगे, तो आपको उस समय फॉर्म में एज लॉक लगाना चाहिए था कि इस एज से कम जो स्टूडेंट होंगे, कम उम्र वाले, वो फॉर्म अप्लाई कर ही नहीं पाएंगे या उनका सबमिट ही नहीं होगा। हालांकि उस समय नया नया ऑनलाइन फॉर्म शुरू हुआ था और थोड़ा कम इस मामले में अनुभव रहा होगा आयोग का, और अभी भी खैर उन्होंने ये काम नहीं किया 1218 में जो रिजल्ट दिया उन्होंने, लेकिन उस समय तो और भी ज़्यादा उतना टेक्नोलॉजी बढ़ा हुआ नहीं था, तो इस वजह से वो एज लॉक नहीं लगा पाए। नहीं तो ये समस्या ही नहीं आता अगर उस समय ये जैसे सेंट्रल एसएससी सब में होता है कि एक सर्टेन एज से कम या ज़्यादा वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो बाद में इस तरह का समस्या ही नहीं आता है। तो इसी तरह अगर इसमें होता कि जो एज जितना रिलैक्सेशन दिया गया है उससे कम एज वाला अप्लाई ही नहीं कर पाता, तो आज ये समस्या ना ही इतना बड़ा होता और ना ये समस्या प्रॉब्लमेटिक इतना प्रॉब्लम करता, जिसके कारण नतीजा ये हुआ कि उन लोगों ने भी फॉर्म भरा जो 2014 में योग्य था, लेकिन किसी भी वजह से वो तय समय में 2014 में फॉर्म नहीं भर पाए, तो वो फिर से 2016 में भर दिए, जबकि क्लियर था कि अधिक एज वाले को ही भरना था। और जो 2014 में जिनका उम्र नहीं पूरा था वो 2015 में उनका वो एज पूरा हो गया या 2016 में हो गया, तो वो लोग भी फॉर्म भर दिए। इसमें से बहुत से लोग जानबूझकर भी फॉर्म भरे हैं और कुछ लोग अनजाने में भी भर दिए होंगे सोच के कि नया वैकेंसी आया है। तो इसमें आप जो 2014 में योग्य थे और वो फॉर्म नहीं भर पाए हैं, तो इसमें तो भाई आपसे चूक हुई है। आपको तय समय में अगर फॉर्म नहीं भरे हैं तो ये तो आपका गलती है, उसमें आपको कैसे रिलैक्सेशन मिलेगा। अब यहाँ तक आप कहानी समझ गए कि ट्रेन में जो टिकट जिनके पास था और जिनके पास वेटिंग टिकट था, और ये यहाँ वैकेंसी 2014 वाला जिसमें अधिक उम्र वाले अप्लाई नहीं कर पाए थे और बाद में उनको मौका मिला, तो ये लगभग उसी तरह का बात है। अब आते हैं इस बात पे हम लोग कि नियमतः कार्रवाई क्या होना चाहिए। अगर ट्रेन के मामले में देखा जाए कि जब उच्च अधिकारियों के द्वारा ये उनको कहा गया, मजबूरी में उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि ठीक है भाई, जो वेटिंग वाले हैं वो कम से कम ट्रेन पे चढ़ सकते हैं और सफ़र कर सकते हैं, तो उन्होंने इसके साथ ये शर्त मेंशन कर दिया, स्पष्ट रूप से कह दिया कि जिनके पास इस ट्रेन का वेटिंग टिकट है सिर्फ वही चढ़ सकते हैं, बाकी कोई भी ऐसे यात्री जिनके पास टिकट ना हो या दूसरे ट्रेन का टिकट हो वो नहीं चढ़ सकते हैं। बाद में सोचे कि फ़ाइन दे के हम टिकट बीच रास्ते में बना लेंगे, तो ये सब नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि टीसी के पास पावर ही नहीं है कि आपको बीच में वो टिकट बनाएगा। इस ट्रेन पे आपको अगर वेटिंग टिकट है तो आप चढ़िए, नहीं है तो आप नहीं चढ़ सकते हैं। और यदि आप किसी तरह जैसे तैसे भीड़ में घुस घुस के अगर आप चढ़ जाते हैं तो आप पे जुर्माना भी लग सकता है, और निश्चित तौर पे आपको जहाँ भी पता चलेगा, जहाँ पर भी टीसी चेक कर लिया आपका टिकट, वहाँ पे आपको उतार देगा। यानी 2016 में जो भी अधिक उम्र वाले नहीं थे वे सब इनवैलिड यात्री हैं, उनके पास वैलिड टिकट नहीं है, उनको अप्लाई नहीं करना था। ये
जो जैसे तैसे ज़बरदस्ती या अनजाने में हड़बड़ी में ट्रेन पे चढ़ तो गए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जब आपको टिकट चेक करने के लिए अगर टीसी आएगा तो आप पे जुर्माना नहीं लगाएगा, क्योंकि पहले ही क्लियर क्लियर बोल दिया गया था कि आप भाई अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं चढ़ सकते हैं। तो अगर चढ़िएगा तो आपको जुर्माना लगेगा ही और आपको ट्रेन से नीचे उतार दिया ही जाएगा। तो इसके बावजूद अगर जो चल रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं वो उल्लंघन कर रहे हैं निर्देशों का, विज्ञापन के शर्तों का उल्लंघन करके अगर जो अप्लाई कर रहे हैं तो फिर बाद में तो उनको वो उस शर्त के अनुरूप उनसे पूछा जाएगा कि भाई आपको जब ऐसा कहा गया था तो आपने क्यों अप्लाई कर दिया। इस मामले में कहीं से भी कोई सुनवाई नहीं होगा कि जो 2016 में गलत तरीके से फॉर्म भरे या उनको फॉर्म नहीं भरना था तो विज्ञापन के शर्तों के उल्लंघन में उनकी उम्मीदवारी रद्द होगी। नियम के अनुसार तो यही होना चाहिए, क्योंकि ये नहीं होगा तो बाकी अभ्यर्थियों के साथ ये अन्याय होगा, इनजस्टिस होगा। जो टाइम पर फॉर्म भरे, टाइम पर सब कुछ किए, तो उनके साथ तो ये अन्याय है। यदि अगर आपके टाइम का कोई वैल्यू नहीं है कि निर्धारित डेट दे दिए जो आप निर्धारित डेट दे दिए कि इतना से इतना तारीख में फॉर्म भरना है, अगर उस टाइम में अगर जो भर रहा है लड़का और जो नहीं भर रहा है तो फिर वो दोनों तो बराबर हो गया। इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं कि यदि मान लीजिए कोई सरकारी फॉर्म आता है, उसमें मान लीजिए कि कोई स्किल टेस्ट से रिलेटेड या कंप्यूटर डिग्री या टाइपिंग स्टेनो किसी भी तरह का कोई बीएड या ये सब कोई भी डिग्री ऐसा मांग रहा है जो उसमें चाहिए एडिशनल डिग्री, लेकिन जो कैंडिडेट है उसके पास फॉर्म अप्लाई करते वक्त में वो डिग्री नहीं है। बाद में वो फॉर्म का भराने के बाद एग्ज़ाम लेने में 1-2 साल 3 साल टाइम लग जाता है, उस बीच में वो डिग्री कंप्लीट कर लेता है। तो अब ये बाद में जाके 2-4 साल 5 साल बाद ये तर्क नहीं दिया जा सकता है कि सर आपको तो बहुत लेट हो गया एग्ज़ाम लेने के टाइम में, तो हम एग्ज़ाम देने के टाइम में मेन डिग्री तो मेरा था ही, और अभी आप एग्ज़ाम जो लिए हैं इस समय हमको वो टेक्निकल डिग्री भी अवेलेबल हो गया है, योग्य हो गए हैं, तो इस तरह हमको कंसीडर कर लिया जाए। और ये तो बहुत नाइंसाफ़ी होगा उन कैंडिडेट्स के साथ जिन्होंने विदिन जो डेट था उससे पहले उनका सारा चीज़ कंप्लीट था और उस टाइम में उन्होंने अप्लाई कर दिया। जब विज्ञापन में ये शर्त था कि इस डेट तक में आपको ये डिग्री और प्लस ये स्किल वाला टेस्ट वाला जो भी डिग्री है वो भी होना चाहिए, तो आपको वो फॉलो करना ही पड़ेगा। अब आपके पास एक डिग्री है और बाद में जाकर आप दूसरा डिग्री ले लें फॉर्म भरने के बाद, और बाद में जाके कहें कि सर हमको कंसीडर कर लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम लेने में लेट हो गया, तो ये तो गलत हो जाएगा। और जो 2014 में फॉर्म नहीं भर पाए थे किसी भी तरह से, तो भाई ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि ये आपका चूक है, ये आपका भूल है। अगर कोई भी चूक करेगा, भूल करेगा, चाहे आप हो, हम या कोई भी, तो उसको हर्जाना भुगतना पड़ जाएगा। तो इसलिए आप ये इसमें रिजिड नहीं कर सकते हैं कि भाई मेरा गलती नहीं है, मेरा गलती है लेकिन हमको टाइम दे दिया जाए। तो अगर टाइम आपको लेना था तो आपको भी हाई कोर्ट जा सकते थे, वहाँ से आपके फेवर में अगर जजमेंट आपका आ जाता, वहाँ ये भी इंक्लूड कर दिया जाता कि हाँ भाई जो छूट गए हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं, तब तो आप वैलिड हो जाते हैं। तो ऐसा तो हुआ नहीं। तो अंत में मेरा यही विचार है कि देखिए काम नियम अनुसार होना चाहिए, जो भी होता है वो नियम और जो भी बना हुआ है कायदा कानून उसी के अनुसार होना चाहिए। अब जो 2014 में एलिजिबल थे लेकिन किसी कारण नहीं भर पाए, तो आप चूक हो गया, आप भूल हो गया, आप नहीं, आप उसके लिए योग्य हैं। इस तरह अगर छूट दिया जाए तो बाकी स्टूडेंट भी अन्य एग्ज़ामों में भी कह सकते हैं कि भाई हमें अप्लाई नहीं कर पाए थे, हमको जैसे कि एक मान लीजिए किसी एग्ज़ाम में पर्टिकुलर डेट तक आपको फ़ी जमा करने का टाइम है और उसके 4-5 दिन तक बाद तक फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। अब कोई वो पर्टिकुलर डेट तक में पैसा जमा नहीं कर पाया, अब बाद में 4-5 दिन जो बचा हुआ है फॉर्म कंप्लीट करने का, उसमें जाके बोले कि नहीं सर हमसे तो चूक हो गया, भूल हो गया, हम नहीं याद रहा, हम नहीं कर पाए, तो हमको इतना ही टाइम में हमको पेमेंट करने दिया जाए, तो वो तो नहीं होता है। अगर यहाँ पे
इसको अनदेखा कर दिया जाएगा, नियमों को तोड़ा मरोड़ा जाएगा, तो फिर बाकी जगह भी इस तरह का किया जा सकता है। तो फिर तो ये पूरा धांधली हो जाएगा। इस तरह से कितना भी कहीं भी धांधली किया जा सकता है, नियमों को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। और जिनका 2016 में किसी तरह से उनका एज पूरा हो गया, 15 में या 16 में, और या नहीं भी हुआ था तो भी फॉर्म भर दिए वो अपना ड्राई रन के लिए या अनुभव लेने के लिए, तो वो बाद में जाके 2018 में भले ही योग्य हो गए हों, लेकिन वो उनको तो कंसीडर, मतलब उनके बारे में तो सोच के ही कोई भी कह सकता है कि भाई आप तो कहीं से भी योग्य नहीं है। आप जब फॉर्म, वो नया वैकेंसी था ही नहीं 2016 वाला, तो आप फिर 2014 के अकॉर्डिंग आपका लिया जाएगा ना। तो आप कहीं से भी योग्य नहीं है, भले एग्ज़ाम वो 5 साल बाद हो या 10 साल बाद हो। हालांकि वो पेपर लीक होने की वजह से हो गया, नहीं तो लेट ज़्यादा नहीं होता, और वो हाई कोर्ट जाने की वजह से भी थोड़ा लेट हो गया। तो जो 2016 में जिनका एज था नहीं 2014 में, और बाद में जाके 2016 में नया वैकेंसी समझ के भर दिए, तो वो 100% आप तो फर्जी कैंडिडेट है। आप 100% समझ ले कि किसी भी तरह से आप योग्य नहीं हैं। आपको तो, आप पर तो जुर्माना भी लग सकता है और सज़ा भी मिल सकता है कि आप एक तरह से गलत कर रहे हैं। आपके वजह से जो योग्य कैंडिडेट थे उनका पीटी में क्लियर नहीं हुआ होगा, या किसी का मेंस में जो फिजिकल जो आया है उसमें लिस्ट में नाम नहीं होगा। तो आपके कारण कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका सीट आपने या तो खा लिया या उनको आपने कहीं पे रिप्लेस कर दिया। तो इस तरह मैंने जो ट्रेन का एग्जांपल दिया था, जिसमें जो भी इनवैलिड यात्री हैं, अगर वो किसी भी तरह से आप ट्रेन में चढ़ गए हैं तो आपको उतरना पड़ेगा बीच रास्ते में, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो उसी तरह ये 2016 में जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी कैंडिडेट हैं, जिनको फॉर्म नहीं अप्लाई करना था, तो आप योग्य नहीं हैं, अयोग्य हैं। विज्ञापन की शर्तों के अनुसार भले आप कितने ही अच्छे स्टूडेंट हो, कितने ही आप पढ़े लिखे हों, आप दूसरे वैकेंसी के लिए योग्य हो सकते हैं, पर इस वैकेंसी में विज्ञापन शर्तों के अनुसार आप योग्य नहीं हैं। चलिए, इसी के साथ मेरा कहानी ख़त्म हुआ। मेरा जो तर्क था, मेरी जो बात थी, उसे मैं जो कहना चाह रहा था उसे मैंने समझाया, कोशिश किया कि मैं आपको स्पष्ट क्लियर तरीके से उस बात को कहूँ। जो भी 2016 वाले हैं वो आप समझ सकते हैं कि क्या बोलते हैं, इस तरह का कंडीशन है। और फिर मैं एक बार क्लियर कर दूं कि मुझे जो भी 2016 वाले स्टूडेंट हैं उनसे मेरा कोई व्यक्तिगत दुश्मनी, दुर्भावना नहीं है, घृणा नहीं है। मैं अपनी बात को नियम के आधार पे कह रहा हूँ कि नियमतः क्या होना चाहिए, क्या कार्रवाई हो सकता है और क्या वाकई में होना चाहिए, तो उस पे मैं ये अपनी बात को रख रहा हूँ। बाकी सारा कुछ आयोग पे डिपेंड है। आयोग ही देखेगा इस बात को। आयोग भी नियम कानून से ऊपर नहीं जा सकता है। जो कायदा, जो भी नियम है, उससे आयोग भी ऊपर नहीं है। अभी मैं फिर अपना दोबारा चैलेंज दे रहा हूँ कि जो भी व्यक्ति देख रहे हैं, चाहे 2014 वाले हों, 2016 वाले हों, या चाहे उनका एग्ज़ाम से वास्ता नहीं हो, अगर ये एग्ज़ाम वीडियो देख रहे हैं और उनकी थोड़ी भी लॉजिक अच्छी है, तर्क शक्ति है, बुद्धि है, तो वो मेरे बात को गलत साबित करके दिखाएं कि मैं गलत बोल रहा हूँ। मेरे तर्क को काट कर दिखाएं जो मैंने बताया है। वो उस आधार पे, जिस आधार पे मैं बता रहा हूँ, जैसे ट्रेन वाला एग्जाम्पल देख के, उस पे अपने मन से कोई चीज़ बात जोड़ेंगे नहीं, अपने मन से कुछ भी लाके कि ऐसा हो सकता था, वैसा हो सकता है, वो नहीं। मैंने जो बात बोला है, मैंने जो तर्क सेट किया है, उस आधार पे मैंने बिहार एसएससी को बताया है कि नियम अनुसार क्या कार्रवाई होना चाहिए। अगर आपको इस तरह से बातें कह दी गई है कि भाई आपको इस ट्रेन में नहीं चढ़ना है, अगर आपके पास ये चीज़ है तभी आप एक्सेप्शन केस में आप इस ट्रेन में चढ़ सकते हैं, बाकी और किसी कंडीशन में नहीं चढ़ सकते हैं। तो उस आधार पे आप मुझे गलत साबित करके बताएं तो वाकई में वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। अदरवाइज कोई गलत सलत कमेंट ना करें, जिनको भी बुरा लगा या कुछ भी है, और वो कमेंट में आके अपशब्द ना बोले। यदि ऐसा होता है तो कमेंट भी आपका डिलीट हो सकता है या ब्लॉक भी हो सकता है। अगर सही में मुझे वाकई में गलत साबित कर दें कि आप गलत बोल रहे हैं,
दुर्भावना बस ये बात बोल रहे हैं, तो मैं सही में वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। लेकिन आपका बात सही तरीके से रखा होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। आप लॉजिकली मेरी गलती फॉल्ट को बताएं कि हाँ हम गलत बोल रहे हैं। बाकी आप अपने विचार रचनात्मक और सकारात्मक तरीके से कमेंट में लिख सकते हैं, सुझाव भी दे सकते हैं, इसके लिए आप सादर आमंत्रित हैं। यदि आप मेरी बात से सहमत है, मेरे तर्कों से सहमत है, मेरे तर्कों को काट नहीं पाए और जो भी जिनको भी बात सही लगा है, तो अगर उनको ज़रा भी मेरे बात में दम लगता है तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, कम से कम इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। वो लाल वाला बटन जो है दबा ही दीजिए भाई साहब। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा आप अपने विचार ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।